Okay, students, welcome again. Today's we are going to have some discussion on applications of Gauss law. Applications of Gauss law. यहाँ हम दो तीन एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इस गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर या लाइन। पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to an infinitely long straight uniformly charged wire और लाइन। आप इसको अंडरस्टैंड करिए। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे पहले एक सिंगल चार्ज की वजह से निकालते रहे हैं, एक डाइपोल की वजह से निकाली हमने एक्सियल लाइन के ऊपर या इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर या आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर। अब हम उसके बाद हमने गॉस थ्योरम स्टडी किया। अब उस गॉस थ्योरम या गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। एक इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर है ये। इट इज फ्रॉम वन ऑफ वेरी लॉन्ग, इट इज वेरी लॉन्ग, दैट मीन्स इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पे इसको छोटा सा ये बना रहे हैं। ये एक वायर है जो चार्ज्ड वायर है, इसके ऊपर चार्ज मौजूद है। तो हम इसका एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं और हमने इस वायर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट दिस पॉइंट P। तो हम क्या करते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर एन गॉसियन सरफेस सच दैट पॉइंट P लाइज ऑन द गॉसियन सरफेस। हम ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं ताकि ये पॉइंट P इस गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई करें। तो ये जो वायर है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, यहां जो टोटल चार्ज है वो हमने कैलकुलेट करना है। लेट हमने पढ़ा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा है। लेट लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी if L is the length of conductor, length of wire, इस वायर की लंबाई L हो यहां से यहां तक, then हमने पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ और Q इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, लैम्डा इंटू L। ये इसके इस वायर के अंदर जो टोटल चार्ज है वो लैम्डा इंटू एल है। ये हमें मालूम पड़ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने गॉस लॉ के मुताबिक गॉस लॉ यूज करना है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to 1 upon epsilon naught times charge enclosed by it, that is equal to Q की जगह क्या लिख सकते हैं, lambda L upon epsilon naught। ये हमने पढ़ा है। इस पूरे जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसका क्लोज सरफेस। अब इस सरफेस को हमें जो क्लोज सरफेस है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पार्ट ये जो मैंने ये किया, नंबर 2
ये जो सिलिंड्रिकल है, कर्व्ड पार्ट है। जैसे आप एक सेल का इस्तेमाल देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पानी का गिलास है। अभी इस पानी का गिलास का एक नीचे का हिस्सा, इसको हम E1 कह रहे हैं, और ये कर्व्ड जो हिस्सा है इसको E2 कह रहे हैं, और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको E3 कह रहे हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, दिस इज सरफेस 2, दिस इज सरफेस 3। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds is equal to क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एरिया के ऊपर, प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे एरिया के ऊपर, प्लस यहाँ डॉट भी है, ये एरिया अभी हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds तीसरे एरिया के ऊपर। ये किसके बराबर होगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहां से वो r है, मतलब इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो r है। r इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। इसको गॉसियन सरफेस बोलिए, इसको सिलिंड्रिकल सरफेस बोलिए, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। इन टर्म्स को आप जितनी ज्यादा बार बोलेंगे आपको ये उतनी ही ज्यादा बार आसानी से आ जाएगी। अब इन इंटीग्रल्स को देखिए, यहां पर ये जो सरफेस 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से किस तरफ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है। इस पॉइंट पी के पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है। इसका जो एरिया है, जैसे ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, सरफेस से बाहर की तरफ को होगा। इसका एरिया वेक्टर जो होगा, ये जो कैप है टॉप में, इसका एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के नॉर्मल होगा, ऊपर की तरफ को। तो आप देख सकते हैं, फॉर सरफेस 1 एंड 3, पहले सरफेस के ऊपर और तीसरे सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर नीचे की तरफ को है ds, यहां पर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ को है ds। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है। तो E और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। E और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। सो E डॉट ds किसके बराबर होगा, E ds cos 90, और cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90, बिकॉज cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास ये इसका इंटीग्रल भी कितना हो गया, 0, इसका इंटीग्रल भी कितना हो गया, 0। देयरफॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, कौन सा रह गया इनमें से, सिर्फ सेकंड सरफेस रह गया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेकंड सरफेस इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस सरफेस के ऊपर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ले आओ बाहर, और E बाहर आ गया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds सेकेंड सरफेस के ऊपर इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds का इंटीग्रल कितना होता है, ये सेकेंड सरफेस का टोटल एरिया कितना होगा, विच इज इक्वल टू S, विच इज इक्वल टू कितना एरिया होगा इसका। अब ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, इसकी लेंथ कितनी है सिलिंड्रिकल सरफेस की, जैसे ये इसकी लेंथ कितनी है L, इसका ये रेडियस कितना है R, तो कितना इसका सरफेस का एरिया होगा, 2 पाई R इंटू L, ये वैल्यू आएगी। देयरफॉर E आगे क्या लिखूं, सरफेस इंटीग्रल ds इज इक्वल टू
ई इंटू ds की जगह क्या लिखूं 2 पाई आर एल, जो किसके बराबर बन गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, इसको मैं काट देता हूं। देयरफॉर हमने इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख दिया देयरफॉर, और यहां हमने इसकी जगह ई ds की इंटीग्रल जो है वो कितना आता है 2 पाई आर एल, तो ds की जगह क्या लिखा 2 पाई आर एल इजिकल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया, और E इजिकल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर को नीचे ले जाओ 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको हम थोड़ा सा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और E इजिकल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हेंस ये हमारे पास फार्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर या लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r। वैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या निकाला है फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज का फार्मूला निकाला है आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ये आपने सिंगल चार्ज की वजह से निकाला। लेकिन जब वायर हो आपके पास और उसकी आपको क्या दिया हो चार्ज डेंसिटी दी हो और उस पॉइंट का डिस्टेंस दिया हो जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और E इक्वल टू मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 से ही नीचे भी कर दिया, तो 2 से नीचे करूंगा तो क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ये कैलकुलेट करने में जब कोई न्यूमेरिकल हो तो ये सॉल्व करने में आसानी होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मालूम है 2 लैम्डा अपॉन r। इसको हम इजीली आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो हमने ये प्लेन शीट हम बना लेते हैं एक, ये जैसे आपके पास प्लेन पेपर है, इसके ऊपर प्लेन शीट आप बना लेते हैं। इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है, एक बराबर चार्ज, पूरे शीट के ऊपर एक जैसा चार्ज है। जैसे आपके पास ये प्लेन पेपर है, ये प्लेन पेपर है, इसके ऊपर चार्ज मौजूद है। तो यहां आपने क्या करना है, गॉसियन सरफेस चूज करना है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो इसमें से पास करे। क्योंकि जब ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसमें से पास करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसमें से पास करेगा, तो ये इसमें से पास करता है, दूसरी साइड का हिस्सा नहीं हमें नजर आएगा। तो हमें ये तो नजर आ रहा है इस तरफ का, जो दूसरी साइड का हिस्सा है वो हम इसको इमेजिन करेंगे ये सिलिंड्रिकल सरफेस हमने कंसीडर कर लिया। हमने यहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इसका जो डिस्टेंस है शीट से वो कितना है, उस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू r। यहां से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द शीट से वो कितना है r है। तो हम इसको यही कहेंगे, सपोज अब जब चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, यहां पे एक सरफेस पे है, सपोज सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इस शीट का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, S इज सरफेस एरिया ऑफ द शीट। और हमें साथ में ये भी मान रहे हैं कि जो शीट है ये बहुत थिन है, चार्ज्ड शीट
इज वेरी थिन, मतलब इसकी थिकनेस नहीं है। तो जो चार्ज है वो एक ही साइड में है इसके ऊपर। इसका मतलब जब मोटी होती, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी बुक की तरह होती, जैसे मैं ये बुक ले रहा हूं, इस बुक की तरह होती मान लीजिए, तो इधर भी चार्ज होता है, इधर भी चार्ज होता है, लेकिन ये एक प्लेन शीट है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज जो है वो सिर्फ एक ही तरफ को इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है। अब आपने पढ़ा है सिग्मा किसके बराबर होता है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका एरिया एस है, चार्ज इसके ऊपर क्यू है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस। ये इक्वेशन नंबर 1, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले। तो फिर आपने एक क्या किया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है पॉइंट के ऊपर। सपोज ये जो गॉसियन सरफेस है, ये आपकी चॉइस है कि आप कैसा गॉसियन सरफेस चूज करते हैं। तो सिचुएशन टू सिचुएशन इसको हम अलग अलग तरह का कंसीडर करते हैं। इस सिचुएशन में हम सिलिंड्रिकल लेते हैं। सपोज अ सिलिंड्रिकल Gaussian surface so that point P where electric field is to be calculated is lying on it, is lying on it। तो फिर अब दोबारा हमारे पास गॉसियन सरफेस बन गए, आप देख सकते हैं फिर से। अब ये ऐसे है गॉसियन सरफेस, ये एक तो ये कर्व सरफेस है इसका, दूसरा ये इसका इधर वाला जो ये सर्कुलर सरफेस है, ये फेस भी है इसका, एक ये भी फेस है। तो हमारे पास फिर से हमारे पास 3 फेस बनते हैं। कौन कौन से फेस हमारे पास 3 बनते हैं, इनको देख सकते हैं। पहला फेस तो ये है, इसको हमने फेस नंबर 1 कहा। दूसरा फेस इसका ये है, तीसरा फेस इसका ये है। 2 इसके सिलिंड्रिकल फेस हैं, तीसरा फेस इसका ये है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की वजह से वो इस तरफ को है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये जस्ट ये थोड़ा सा पार्ट है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि हम क्या कहने वाले हैं। जब ये हमने बता दिया तो उसके बाद गॉस थ्योरम का यूज करना है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ थ्योरम या गॉस लॉ कुछ भी कह सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू किसके बराबर है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल है इसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस सिलिंड्रिकल है, तीसरा है। तो इस क्लोज सरफेस को मैं 3 हिस्सों में लिख सकता हूं। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले किसके ऊपर, पहले फर्स्ट सरफेस के ऊपर, जमा इस सरफेस के ऊपर, फिर दूसरे सरफेस के ऊपर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे सरफेस के ऊपर, जमा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरे सरफेस के ऊपर। तो मैंने ये जो क्लोज सरफेस था इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। ये सरफेस, फिर दूसरा सरफेस, फिर ये तीसरा सरफेस जो यहाँ पे था, और दूसरा सरफेस को मैं डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आपको दोनों का समझ आ रहा है, ये पहला सरफेस, ये दूसरा और ये तीसरा, इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोबारा देखेंगे आप, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है, एरिया वेक्टर भी हमेशा नॉर्मल की तरफ को ही होता है, ds इस तरफ को होता है। तो पहले सरफेस के लिए और दूसरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल है। लेकिन जो तीसरा सरफेस है, जैसे मैंने आपको ये बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ को, ऑन दिस डायरेक्शन, वेयर एज जो एरिया सरफेस है वो ऊपर की तरफ को, जो एरिया का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ को है। तो ये जो सेकंड सरफेस है, फॉर सरफेस 2 E is parallel to
perpendicular to, not parallel, perpendicular to ds. Therefore ये जो सेकेंड सरफेस के लिए होगा इंटीग्रल ई डॉट डी एस, सेकेंड सरफेस के लिए ये किसके बराबर होगा? इंटीग्रल ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो सेकेंड सरफेस के लिए इंटीग्रल 0 के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड सरफेस के लिए ई और डी एस पैरेलल है। फॉर first and third surface, E is parallel to ds. Therefore ये इक्वेशन नंबर 2 क्या बन गई हमारे पास? Therefore इक्वेशन 2 becomes, पहले के लिए क्योंकि पैरेलल है तो E डॉट डी एस किसके बराबर बन गया? ई डी एस कॉस 0 पहले सरफेस के लिए, और दूसरा तो 0 बन गया हमारे पास। तीसरे के लिए ई डी एस कॉस 0 विच इज इक्वल टू सिग्मा एस डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई जो है वो तो सब जगह बराबर है, यहां पर भी ई बराबर है, यहां पर भी ई बराबर है, तो ई बाहर आ गया। कॉस 0 कितना होता है? एज cos 0 इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े हुए हैं। तो ई बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ ds रह गया इधर, इंटीग्रल ऑफ ds रह गया, प्लस ये तो 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आगे ई बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एज इंटीग्रल ऑफ ds s के बराबर होता है, s के बराबर होता है, तो हम यहां लिखेंगे हेयर, देयरफॉर e इसकी जगह क्या लिखूं? s प्लस e s इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कितना बन गया? 2es इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s से s कट गया, तो e किसके बराबर आ गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारे पास एक प्लेन शीट की वजह से, एक प्लेन चार्ज शीट की वजह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है आर से, सिर्फ डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहां पे हम एक चीज और जोड़ सकते हैं, इफ शीट ऑफ द चार्ज is thick, then मोटी हो, ये जो चार्ज शीट है ये मोटी हो, then दोनों साइड की वजह से, then both side contribute for electric field, hence E इज इक्वल टू, एक साइड से कितनी थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरी से भी कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हेंस E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यदि ये प्लेन शीट फाइनाइट थिकनेस की होगी। तो ये दो इसकी एप्लीकेशंस हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करें। इसके बाद इसकी एक और एप्लीकेशंस है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे चार्ज्ड स्फेरिकल सेल की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड